नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। एलजेपी के नए चिराग अब पारस बन चुके हैं। आज पटना पहुंचेंगे पशुपति कुमार पारस। एलजेपी अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस की ताजपोशी की अब तैयारी की जा रही है। एलजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की तैयारी है। आपको बता दें कि यह बैठक पटना में बुलाई जा सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अब एलजेपी को नया चिराग मिलने वाला है। अब एलजेपी को रोशन चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति कुमार पारस करेंगे। पशुपति कुमार पारस को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से अब एलजेपी संसदीय दल का नेता बना दिया गया है। उनकी तरफ से जो है मंजूरी मिल गई है। जो आवेदन दिया गया था 5 सांसदों की तरफ से, उस पर मुहर लग गई है लोकसभा स्पीकर की। अब पशुपति कुमार पारस एलजेपी के संसदीय दल के नेता हैं। लेकिन इसके आगे अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी? कल दिन भर का जो घटनाक्रम रहा, जिस तरह से सभी जो बागी सांसद हैं कह सकते हैं या अलग जो गुट बनाकर पारस के साथ हैं 5 सांसद, उनकी तरफ से लगातार बातचीत होती रही, आपस में मीटिंग हुई। उसमें जेडीयू के भी नेता ललन सिंह, महेश्वर हजारी, संजय सिंह भी पहुंचे थे वीणा देवी के आवास पर और वहां पर मुलाकात हुई। आगे की स्ट्रेटजी बनी है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आज पशुपति पारस और बाकी सांसद पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। आज पटना पहुंचेंगे और उसके बाद पटना में 1 से 2 दिन के भीतर यानी बहुत ही जल्द एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी पशुपति कुमार पारस की तरफ से। और जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक उस कार्यकारिणी की बैठक में ही ये तय होगा कि पशुपति कुमार पारस अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे लोक जनशक्ति पार्टी के। और एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस प्रस्ताव पारित करने के बाद ही फिर इलेक्शन कमीशन ये लोग जाएंगे और दावा करेंगे और कहेंगे कि चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति पारस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एलजेपी के भीतर जो है खींचतान जो है चल रही है पूरे घटनाक्रम में। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ी बात यही है कि अगला 2 दिन काफ़ी क्रूशियल होगा जब एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर चिराग पासवान को अपदस्थ करने की कोशिश की जाएगी। पशुपति पारस ने अलग रुख अपना अख्तियार कर लिया है, उस पर कायम है और संसदीय दल के नेता बनने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अपनी ताजपोशी की तैयारी में लगे हुए हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। एलजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी टूट की खबर आ रही है और इस खबर पर हमारी नजर भी लगातार बनी रहेगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी दिल्ली से अमितेश और पटना से अमित लगातार इस खबर पर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से सियासत बदल रही है उसके बाद बयान भी आ रहे हैं, क्योंकि ये बयानों के बदौलत ही सियासत बदल रही है। आरसीपी सिंह के बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस और एलजेपी से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं और कल से ही लगातार, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े अपडेट्स हो या अब कांग्रेस से जुड़े अपडेट्स हो, न्यूज 18 पल पल आप तक पहुंचा रहा है। तमाम बयान हो या तमाम खबर हो, अंदर की खबर निकालकर हम आप तक पहुंचाते हैं और थोड़ी देर बाद हमारे खबर पर मुहर भी लगती है और उन खबरों की पुष्टि भी हो जाती है। तो बिल्कुल चलिए कुछ और अपडेट्स ले लेते हैं। जैसा कि बताया, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं, पटना से हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस को बनाया जा चुका है, यानी कि वो बाधा दूर हो चुकी है। अगला कदम है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और कितनी संभावनाएं लग रही हैं? क्या अध्यक्ष पद पर काबिज होना पशुपति कुमार पारस के लिए उतना ही आसान होगा जितना संसदीय दल का नेता बनना था? देखिए, संसदीय दल का नेता बनना काफ़ी आसान था, क्योंकि 6 में से 5 सांसद उनके साथ थे और 5 सांसद ने मिलकर ओम बिरला की चिट्ठी लिखी, ओम बिरला से मुलाकात की। उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही इस बात की मंजूरी मिल गई और पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बना दिया गया चिराग पासवान के बजाय। लेकिन दूसरी बात अगर करें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात करेंगे तो उसके लिए तमाम जो पदाधिकारी होते हैं और जो संस्था होती है, चाहे केंद्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होती है, उसमें तय होगा कि आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा।
और उससे मंजूरी लेनी होगी, तभी जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आप परिवर्तन ला सकते हैं। इतनी आसान बात नहीं होगी कि जिस तरह से 5 सांसद मिलकर के तय कर लिए कि संसदीय दल के नेता पारस होंगे, उसी तरह से 5 सांसद मिलकर के तय नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बायाप्ता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जानी पड़ेगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जब पशुपति कुमार पारस और बाकी सभी उनके समर्थक सांसद जब आज पटना पहुंचेंगे, तो उसके बाद 2 से 3 दिन के भीतर ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकती है। पटना में ही बैठक होगी और उस बैठक में सभी पदाधिकारी होंगे और अलग अलग राज्यों के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी होंगे, कार्यसमिति के सभी मेंबर उसमें जाएंगे और उसके बाद वहां से एक प्रस्ताव पास कर इनकी कोशिश होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पशुपति पारस की ताजपोशी की जाए। और उस प्रस्ताव को लेकर के ये लोग फिर से चुनाव आयोग आएंगे, दिल्ली आएंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे और उस प्रस्ताव को दिखा करके कहेंगे कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एलजेपी के भीतर परिवर्तन हो चुका है। चिराग पासवान के बाद अब उनके बजाय अगर देखा जाए तो पशुपति पारस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन इस बीच अब चिराग पासवान के कदम को भी देखना होगा कि चिराग पासवान आगे क्या कदम उठाते हैं। कल आए थे अपने चाचा और चचेरे भाई से मिलने के लिए, लेकिन उस वक्त पशुपति पारस अपने घर पर मौजूद नहीं थे, दिन भर दूसरे अलग अलग जगहों पर रहे, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। कल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक संपर्क करने की अलग से कोशिश भी की गई देर रात तक, लेकिन संपर्क नहीं हुआ पशुपति पारस से। तो उस सिचुएशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी मौजूद हैं चिराग पासवान, उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि एकमात्र अकेले सांसद हैं, वो तमाम कानूनी सलाह ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने समर्थक लोगों से चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद चिराग पासवान का अगला कदम क्या हो, उनको भी इस बात की भनक लग गई है, उनको भी इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा और पशुपति पारस को उनकी ताजपोशी की तैयारी की जा रही है। तो इस लिहाज से चिराग का कदम आज देखना होगा। काफी आज क्या उनका स्टैंड होता है, आज किस तरह से कुछ बोलते हैं। कल उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, बिल्कुल शांत रहे, चुप रहे, केवल संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, अपने लोगों से सलाह मशविरा करते रहे। दूसरी तरफ पारस की जहाँ तक बात करें तो पशुपति पारस के अब हाथ में पूरी तमाम चीजें हैं। पार्टी की एक तरफ देखें तो 5 सांसद जब साथ में हैं तो निश्चित रूप से उनका पलड़ा इस मामले में भारी पड़ रहा है। चलिए, तैयारी है, पलड़ा पशुपति कुमार पारस का भारी है और वो कल से ही दिख रहा है और शायद यही वजह है कि वो कहीं से भी एक तरह से कहा जाए बीच बचाव या कॉम्प्रोमाइज या किसी भी तरह के सुलह करने को तैयार नहीं है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, अगर बात हम एलजेपी की करें तो तमाम गतिविधियां चल ही रही हैं, लेकिन एलजेपी के बाद अब कांग्रेस की बारी है, यह कहा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई इस तरह की बयानबाजी शुरू हो चुकी है और कहा जाए तो कवायद शुरू हो चुकी है, या चर्चाएं गर्म है इस तरह की पटना के सियासी गलियारों में? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से बयान लगातार सामने आ रहे हैं, मुद्दा जो है वो मसला एलजेपी से शुरू हुआ था, लेकिन इस बीच जो है कांग्रेस के कई नेता, कई विधायक जो है उन्होंने अपनी तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो नीतीश कुमार को लेकर के उनकी तरफ से देखने को मिला। शकील अहमद की खास तौर पे बात करें तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो निश्चित तौर पे उन्हें पसंद है, कांग्रेस को पसंद है, क्योंकि नीतीश कुमार विकास में विश्वास रखते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी बातों के दरमियान जो है एक लाइन ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर के, एनडीए से अलग होकर के हम लोगों के साथ आते हैं तो हम लोगों का साथ उन्हें मिलेगा। लेकिन बाकी दूसरे अगर हम नेताओं की बात कर ले, विधायकों की बात कर ले, तो दबी जुबान जो है सभी जो है नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं ये दावा भी किया जा रहा है कि कांग्रेस में जो है टूट के संकेत मिलने लगे हैं। जेडीयू जो है अपनी तरफ से पासा फेंक चुकी है। अब बात है सिर्फ सह और मात की, क्योंकि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो चाह रहे हैं कि उनके जो भी विधायक हैं, उनके दल के चुने हुए विधायक जो हैं वो उनके साथ इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे। और यही वजह रही कि जब इस मसले को लेकर के हमने प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं उनसे जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि ये तमाम बातें जो है काल्पनिक है, फिलहाल ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सियासी तापमान की बात कर ली जाए, सियासी पृष्ठभूमि की बात कर ली जाए, तो कहा जाता है कि समय से भी बड़ा बलवान अगर कुछ होता है सियासत में तो वो होता है गठजोड़ और दांवपेच। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की जो स्ट्रेटजी रही है वो अब तक, चाहे हम एलजेपी को तोड़ने की बात कर ले या उसके अलावा जो आरएलएसपी को समाहित करने की बात कर ले, तो ऐसे कई मौके रहे हैं जहां पे नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल चाणक्य की रणनीति की तरह साफ सामने आई है। और नीतीश कुमार लगातार जिसे भी चाहते हैं भेदना, वो भेदने में लगभग कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है, ये बातें कही भी जा रही है जेडीयू की तरफ से कि कांग्रेस के कई नेता जो हैं उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्द वो जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। जेडीयू खड़े नजर आ सकते हैं। कई नेता संपर्क में हैं और जेडीयू के नेता ये तमाम चर्चाएं करते रहते हैं, तमाम तरह के इस तरह के बयान देते रहते हैं।
तो अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या वाकई अब एलजेपी के बाद बिहार कांग्रेस की बारी है। नजर बनाए रखिए, हम लगातार इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इधर आरसीपी सिंह ने कांग्रेस में टूट की आशंका जताई है और इस आशंका के बाद बिहार की राजनीति में एक और कयासबाजी तेज हो गई है कि क्या एलजेपी के बाद कांग्रेस की बारी है। कि लोग जो डूबता हुआ जहाज है तो सब उससे निश्चित रूप से अलग होना चाहते हैं। क्या बिहार की राजनीति में फिर होगी हलचल? एलजेपी में हुई टूट के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये सवाल तैरने लगे हैं। कांग्रेस में टूट की कयासबाजी को तब और ज्यादा बल मिला जब जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी कांग्रेस में टूट की आशंका जता दी। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। लेकिन बंगाल का जो रिजल्ट हुआ अभी, कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं क्या दिखाता। तो स्वाभाविक है कि लोगों को लगता है कि भाई जहाँ दिखता है कि लोग जो डूबता हुआ जहाज है तो सब उससे निश्चित रूप से अलग होना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि कई कांग्रेस नेताओं की बातचीत जेडीयू नेताओं के साथ चल रही है। इंतजार है तो बस संख्या बल का। फिलहाल बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं। दल बदल कानून के मुताबिक कम से कम 13 विधायकों की जरूरत होगी। माना जा रहा है कि 13 विधायकों का आश्वासन मिलते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल अफवाह है और ये सोची समझी एनडीए, जदयू और बीजेपी की साजिश है। क्योंकि अभी लोजपा पार्टी टूटी है, जदयू में जैसा चर्चा है कि पारस जी जदयू में जा सकते हैं, इसलिए जो मांझी जी और आदरणीय सहनी जी जो बयान दे रहे हैं महागठबंधन के आने को इशारा है, तो ये एक अफवाह फैला रहे हैं कि कांग्रेस में टूट हो रही है। मैं नेता विधानमंडल दल का होते हुए बता रहा हूँ, एक भी विधायक कहीं भी कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रहा है। दरअसल महागठबंधन और एनडीए के बीच में एक नुरा कुश्ती चल रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जितन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी की बयानबाजी से महागठबंधन के नेता ये माहौल बनाने में लगे हैं कि एनडीए के कुछ घटक दल टूटकर महागठबंधन में शामिल होंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। ऐसे में जेडीयू नेता कांग्रेस को तोड़कर इस आशंका को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। कामयाबी कितनी मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट। तो अब बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलें लगी हैं और बिहार कांग्रेस के अगर हालात पर नजर डालें तो बिहार में कांग्रेस के फिलहाल 19 विधायक हैं। कुल 19 विधायक हैं। दल बदल से बचने के लिए 2/3 विधायक चाहिए होंगे, यानी कि 13 विधायक टूटते हैं तो सदस्यता उनकी बरकरार रहेगी। तो देखने वाली बात यह होगी क्या 2/3 कांग्रेस के विधायक टूट जाते हैं, क्योंकि अगर उससे कम उनकी संख्या होगी तो ये विधायकों की सदस्यता जाने वाली बात होगी। इधर कांग्रेस में टूट की आशंका को मायने को समझते हैं। क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, क्यों इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? दरअसल लंबे समय से बिहार में कांग्रेस सत्ता से दूर है। एक करीब 3 दशक में सत्ता में कांग्रेस नहीं है। 3 दशक हो चुके हैं, उससे ज्यादा का वक्त हो चुका है। सत्ता से दूर होने से कई विधायक असंतोष में हैं। कांग्रेस के कई नेताओं में भी असंतोष है, क्योंकि कांग्रेस की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ भी सामने आ चुकी है नाराजगी, और उस नाराजगी के बाद से ये चर्चाएं और गर्म हो चुकी हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने में एक शख्स इंसाफ की मांग को लेकर 2 साल के मृत बच्चे के साथ पहुंच गया। बच्चे की मां थाना परिसर में अपने पति का पैर पकड़कर रोने लगी। दरअसल बीमार बच्चे को लेकर जूरन छपरा स्थित केजरीवाल मैटरनिटी अस्पताल परिजन पहुंचे थे, जहां पर इलाज में लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद हंगामा करने पर डॉक्टरों और कर्मचारियों ने परिजनों की पिटाई की। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है।
ये मेरी भाभी है, इसी का सारा आदमी की सबसे एक मिनट में पूछते हो जांच कर है तो फलाने जगह किससे करवाएंगे तो फलाने जगह। हम सब फटाफट करते गए फिर भी कोई सुनवाई नहीं। गए ब्लड लाने तो ब्लड वाला कहता है हम आ रहे हैं तब ब्लड चढ़ाएंगे। ठीक है, ब्लड दे के चले आए, तब तक तो यहाँ गुजर गया। यहाँ पर कोई ये भी नहीं बताया कि बउआ यहाँ पर नहीं सुधरेगा तेरा, दूसरे जगह ले जाओ। मशीन नहीं है, बोले कि इसका सांस वाला जो मशीनें नहीं है हमारे पास। तो बच्चे के मौत के बाद से लापरवाही का आरोप लगाकर परिजन रो रहे हैं। मां बाप पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। नवादा से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। धनारजय नदी पर अप्रोच पथ बह गया है। दरअसल नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तेज बहाव के चलते अप्रोच पथ बह गया है और इसके बाद से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पिछले साल भी यह अप्रोच पथ बह गया था। आपको बता दें कि सिराजनगर, नरहट, बबनौर का संपर्क टूट गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मॉनसून की शुरुआत है और अप्रोच पथ टूट गया है। पिछले साल भी ये टूटा था। जाहिर सी बात है कि इसे मरम्मत किया गया होगा, लेकिन मरम्मती कैसे हुई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉनसून के शुरुआत में ही यह अप्रोच पथ टूट गया। अगर बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद हालात बिगड़ते हैं तो क्या कुछ स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आगाज ये है तो अंजाम कहां तक पहुंचेगा यह समझा जा सकता है। तो आपको बता दें कि पिछले साल यह पथ बह गया था। अनिल विशाल हमारे साथ नवादा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, पिछले साल भी यह अप्रोच पथ बह गया था। इस बार भी मॉनसून के शुरुआत में जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ा यह अप्रोच पथ बह गया। आखिर किस तरीके से इसे बनाया गया जो हर साल यह अप्रोच पथ टूट जाता है? जी देखिए अनूप, सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीणों को ये हो रही है कि विगत कुछ सालों से लगातार नदी में जल वृद्धि होने के कारण ये अप्रोच पथ लगातार बह रहा है। हमने लगातार इस मुद्दे पे खबर भी उठाई और इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ के लोगों को एक पुल की सौगात भी दी गई, मगर पुल जो है पिछले साल टेंडरिंग प्रक्रिया में जाके उसे स्वीकृति भी मिल गई, मगर उसके बाद से अभी तक ये कार्य शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि के पास पहुंचकर लोग गुहार लगाते रहे कि पुल का निर्माण करा दिया जाए अतिशीघ्र, क्योंकि यह जो पथ है वो कई गांवों को जोड़ता है और 2 प्रखंडों को ये डिवाइड भी करता है नदी। तो हिसुआ के साथ साथ नरहट के दोनों लोगों को परेशानी होती है और चूंकि दूसरा रास्ता यहाँ जाने के लिए कुछ है ही नहीं और दूसरा रास्ता लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे होता है, तो लोगों की समस्या और भी बढ़ जाती है जब ये अप्रोच बह जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर सीवान से है, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आसमान में इस कदर बादल छाए हुए हैं कि दिन में रात जैसा नजारा हो गया। हालांकि मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर काफी असर भी पड़ा है। और इधर बेतिया में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी नदियों का रौद्र रूप सामने आ रहा है, जिसकी वजह से फिरिसिया एसएसबी कैंप के जवान गाड़ी समेत गांगुली नदी में फंस गए हैं। मामला गौनाहा प्रखंड के मटीरिया पंचायत का है। वहां के शेरपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां गांगुली नदी में फंसे एसएसबी के जवानों का रेस्क्यू किया गया। जवान नदी की तेज धार में फंस गए थे। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से एसएसबी के जवानों और उनकी गाड़ी को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि मानसून की शुरुआत में ही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण यहां नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और नदियों की धारा तेज हो गई है। और इधर मोतिहारी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बाघ जंगल से भटक गया है। पकड़ी दयाल पहुंचा है बाघ। डुमरबाना गांव में इस वक्त बाघ है। मक्के के खेत में बाघ है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन गांव में मक्के के खेत में बाघ के पहुंचने के बाद से यहां पर दहशत का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें काफी दूर से ली गई हैं और
वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है कि जंगल से भटककर बाघ गांव में आ घुसा है। दरअसल बारिश हो रही है और बारिश के बाद से जंगल में भी पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हो सकता है इसकी वजह से बाघ भटककर गांव के मक्के के खेतों में पहुंचा हुआ। हमारे साथ मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या बाघ को जंगल में वापस भेज दिया गया? वन विभाग को सूचना दी गई थी और वन विभाग क्या वहां पहुंचा है? जी, वन विभाग अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो बाघ के लिए रेस्क्यू का जो गन होता है और फिर उसको जो पकड़ने के लिए जो औजार होते हैं वो मोतिहारी वन विभाग के पास नहीं है। उसके लिए वन विभाग ने सूचना किया है पटना अपने ऊपर के अधिकारियों को, और वहां से पूरी टीम आने की का इंतजार किया जा रहा है। आने के बाद ही कुछ इसमें संभव हो पाएगा कि उसका रेस्क्यू और फिर उसको पकड़ करके फिर जंगल में। चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरें लगातार जारी रहेंगी। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।